आपने शिक्षा, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। इस लंबी यात्रा में क्या सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आपने देखे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, लगभग 25 वर्षों से मैं लगातार शिक्षा जगत से जुड़ा रहा जी। और ख़ासकर विज्ञान संचार के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया जी। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं अब। अगर एक साहित्यकार की नज़र से भी देखें जी तो हम ये कह सकते हैं कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी विज्ञान संचार प्रमुखता से होने लगा है। वाह। मतलब जब मैंने शुरुआत करी थी 2002-2003 में, जब मैं कुछ मीडिया हाउसेस के लिए मैं विज्ञान संचारक के रूप में लिख रहा था जी, उस समय देश में बहुत चुनिंदा लेखक थे जो विज्ञान और तकनीक को मातृभाषा मतलब हिंदी में लिखते हों। जी। मेरा एक शुरू से ही एक मानना रहा है कि जिस भाषा में बच्चा अपनी माँ से बात करता है, वाह, उसी उसी भाषा में हमको समाज को कुछ देना चाहिए। मतलब जिस भाषा को समाज पहचान सके, समाज समझ सके। तो चूंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ जी, तो इसलिए मैंने इस बात को चुना कि मैं विज्ञान संचार हिंदी में करूँगा और वो मैंने किया। विज्ञान संचार का और साहित्य से आपका क्या जुड़ाव रहा, और विज्ञान जो प्रचार है आपका, विज्ञान संचार है, उसमें साहित्य से जोड़कर आपने क्या नया प्रयोग किया? देखिए, दो प्रयोग किए मैंने जी। मैं 2001 से 2005 तक मैं बीटेक कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। जी। वहाँ पे बीटेक थर्ड ईयर में मैं अमर उजाला से जुड़ गया। जी। अमर उजाला के लिए मैं एक कॉलम लिखता था साइबर बाइट्स के नाम से। जी। और ये मेरी एक पहली पार्ट टाइम जॉब आप कह सकते हैं, चूँकि मैं सुबह क्लासेस करता था 10 से 4 और शाम को 6 से 7 में 1 घंटे के लिए अमर उजाला आगरा के ऑफिस जाता था। जी। तो वहाँ पे मैं जो भी तकनीक उस समय आ रही थी, जैसे उस समय वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन उस समय बहुत ज़्यादा बूम में था। जी। जी। तो उस समय मुझे आज भी याद है GSM, CDMA या बहुत सारी जो तकनीक थी या उनकी शब्दावली थी या उनसे जुड़े विषय थे जी, उन पर मैं हिंदी में लिखता था। वाह। और वो कॉलम जो है प्रकाशित होता था अमर उजाला में। क्या बात। और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, लोगों को बहुत पसंद आने लगा क्योंकि मैं लोगों की भाषा में ही लिखता था। क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें थी या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी राइटअप्स होते थे ज़्यादातर इंग्लिश में होते थे जी। यहाँ तक कि हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन थी वो भी पूरी इंग्लिश में थी जी। तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ये सारी जानकारियाँ अगर मैं इनको सरल भाषा में, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, कि सरल भाषा में अगर मैं इसको समाज तक पहुंचाऊं तो लोगों को समझ में भी आएगा और ये इसका प्रसार भी होगा। वाह। और इसी वजह से एक तरीके से देखिए, हिंदी साहित्य की भी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, तो मैं हिंदी भाषी भी हूँ। तो मैंने हिंदी को विज्ञान की भाषा बनाने का प्रयास किया, हिंदी को विज्ञान और तकनीक की भाषा बनाने का प्रयास किया, बहुत प्रयोग किए मैंने जी। उसमें एक प्रयोग ये भी था कि उस समय 2003 के आसपास हमने एक पत्रिका निकाली टेक्निकल टुडे के नाम से, जो बहुत प्रोमिनेंटली उस समय प्रसिद्ध हुई। उसमें भी मैंने बाइलिंगुअल उसको रखा, द्विभाषी, क्या हिंदी और इंग्लिश रखा जी। और उसमें मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो मौलिकता से कोई व्यक्ति लिखना चाहता है जी, सरल भाषा में कोई तकनीक को समझाना चाहता है तो हम उसको स्थान दे सकें, ये मेरा एक उद्देश्य था। वाह वाह वाह। और यही मैंने काम किया पिछले 25 सालों में। शशांक जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदी भाषी हैं और तकनीक में भी आपने हिंदी को जोड़ा, विज्ञान से भी आपने हिंदी को जोड़ा। हम यहाँ एक जानकारी लेना चाहेंगे कि आज से 3 दशक पहले और वर्तमान में
3 दशक पहले के जो हिंदी लेखक होते थे या हिंदी मंच के जो लोग होते थे, तो उनको मानदेय या उनको ज़रूरत के हिसाब से उनकी सुविधाओं को प्राप्त नहीं हो पाती थी। वर्तमान में और उस समय में क्या परिवर्तन आया है? क्या आज भी हिंदी लेखकों को वो मानदेय या उनकी ज़रूरत की या आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं या नहीं? देखिए ओम प्रकाश जी, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जी। क्योंकि इस पर मैंने बहुत काम किया जी। अगर इसको सरलता से मैं बोलूं तो आपका सवाल बड़ा है, उस सवाल को मैं बहुत ही संक्षिप्त में कट शॉर्ट करके बोलूं तो मैंने विज्ञान संचार को रोजी रोटी से जोड़ने में वाह बहुत काम किया। मैंने बहुत लेख लिखे और बहुत अच्छे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे वो लेख प्रकाशित हुए। जी। बहुत सारे सरकारी और बड़े बड़े मंत्रालयों के प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी बात रखा भी, लिखा भी और बोला भी। अब बात करते हैं, जब शुरुआत करी थी मैंने जी, तो सही बताएं तो शुरुआत के 6-8 महीने तो रिजेक्शन झेलना पड़ा। जी। रिजेक्शन इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि मैं लिख के भेजता था विज्ञान से संबंधित लेख, जी, क्योंकि वो हिंदी में होते थे और मैं संपादकीय पृष्ठ के लिए भेजता था। जी। जी। तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते थे। मेरा पहला प्रमुख लेख दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ 2001 के आसपास, जीन क्लोनिंग की सार्थकता पर सवाल। वो लेख प्रकाशित होने से पहले बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ा क्योंकि मैं ये बात समझ रहा था कि एक तो मैं विज्ञान को हिंदी में लिख रहा था जी, ऊपर से एक परसेप्शन बना हुआ था कि हिंदी लेखकों को मतलब उस नजर से नहीं देखा जाता था। सही बताए, सही मतलब हीन दृष्टि से, हीन दृष्टि तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब उपेक्षा के शिकार होते थे वो। जी जी जी। ठीक है, मतलब उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि यार ये कुछ भी लिख दें और इनको मानदेय वगैरह कुछ नहीं खास दिया जाएगा, ये इन्हें आवश्यकता नहीं है या ये मतलब उतना बड़ा काम नहीं, हाँ ये उतना बड़ा, मतलब मैंने महसूस किया कि हिंदी लेखक को, हिंदी साहित्यकार को दरिद्रता से जोड़ दिया जाता था। जी। मतलब मैंने, देखिए, महसूस किया आपने? महसूस किया, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। जी। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा ये मानना है कि भारतीय सनातन जो परंपरा है या भारतीय संस्कृति है, उस संपन्नता की तरफ ले जाती है। जी। मैंने क्या महसूस किया कि मानदेय बहुत कम मिलता था। जी। बहुत ही कम, मतलब 100-200 रुपए, मतलब ऐसी स्थितियां भी थी। मतलब एक राइटअप या नहीं ही दिया जाता था। मतलब जी, जी, आप ऐसे समझिए इसको कि कुछ प्रमुख मीडिया हाउसेस को छोड़ करके बाकी लोग जो लिखवाते थे, जो लिखते थे, लिखवाते थे, वो पैसा नहीं ही देते थे। जी, वो या तो आप स्वांतः सुखाए करिए या वो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति, हिंदी व्यक्ति, मतलब उसको रोजी रोटी की बात की जाए तो वो संसाधन और अवसर उपलब्ध उस समय उतने बड़ी मात्रा में नहीं थे। ये बात जरूर मैं कहूंगा कि धीरे 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 हिंदी की स्थिति मजबूत हुई। जी। हिंदी बाजार की भाषा बनी। जी। और हिंदी में प्रमुखता से बाजार को भी समझ में आ गया कि ये हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। जी जी जी। दूसरा, मैंने भी ये डिसाइड किया, मैंने अपने मित्र मंडली में और खुद से भी डिसाइड किया कि देखिए, मैं बेहतर कंटेंट लिखूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये मैंने महसूस किया कि फ्री की कोई कीमत नहीं होती। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। मतलब मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं कोई करता, वैल्यू महसूस नहीं करता। तो इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा और इस पे मैंने काम भी किया। और मैंने बहुत सारे जो विज्ञान की पत्रिकाएं थी, मैं उनमें लेख भेजता था और उनमें जब भी मेरी कोई मीटिंग होती थी या जब भी किसी फोरम पे हम बात करते थे तो मैं हमेशा इस बात को उठाता था कि देखिए, कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपको प्लेटफॉर्म दे रही है जी, आप उसके लिए उसका भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। और वो संस्था भी हिंदी लेखक का ध्यान दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छे तरीके से शशांक जी हमारे दर्शकों को समझाई। लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में
आपने हिंदी की पुरजोर सिफारिश की है, हिंदी के लिए कहा और ये हमारी राष्ट्रभाषा के लिए कहा, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। हिंदी को कई जगह तो विषय के रूप में भी नहीं लिया जाता। इस स्थिति में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है या उसका जो भविष्य है, या हिंदुस्तान में हिंदी के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, इन सब बातों को देखकर, इन सब चिंतनीय विषयों को देखकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे ही देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। जी 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 जी, कहीं ना कहीं मुझे ये ठीक नहीं लगता जी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम महिला दिवस मनाते हैं जी भाई, क्यों ऐसा परसेप्शन हमने गढ़ रखा है कि वो कमजोर जो होता है उसका दिवस मनाया जाता है जी। क्या आपने कहीं सुना कि पुरुष दिवस मनाया जाता है? जी। क्या आपने कहीं सुना कि अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है? जी। हिंदुस्तान में रह के हमारी भाषा, जो हमारी माँ की भाषा जो हमने सीखा है या जो हम बचपन से बोलते हैं, उसी के लिए दिवस मनाते हैं। ये कमी कहाँ है? ये कमी कहीं ना कहीं मेरा मानना है जी कि जब चूंकि हमारा देश बहुत सैकड़ों साल गुलाम रहा, तो अंग्रेजों ने या मैकाले ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि जो गोरे और अंग्रेज जो है बेहतर होते हैं, वो परसेप्शन इस्टेब्लिश हो गया। जी। एक तो ये प्रॉब्लम हुई, दूसरा एक और प्रॉब्लम हुई, एक और समस्या हुई। उस समस्या को मैं कहूंगा, समस्या ये हुई कि जो हिंदी के लेखक हैं ना, वो कभी कभी बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखने लग गए। जी। वो आम जन या बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाए, साहित्य को भी उस हिसाब से नहीं जोड़ पाए आमजन से, या समाज को भी नहीं जोड़ पाए। जैसे इसका एक उदाहरण दूंगा कि अगर मान लीजिए तकनीक में या मान लीजिए इंजीनियरिंग को हिंदी, जैसे सरकार ने प्रस्ताव दिया कि क्षेत्रीय भाषा में हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। अब समस्या ये आती है कि फिर स्तरीय सामग्री का अभाव होने लग गया। जी। ये अभाव होने लग गया कि भाई वो क्लिष्ट हिंदी में लोग लिखने लग गए। मुझे आज भी याद है कि मैंने नवभारत टाइम्स, एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, मैंने उसके संपादकीय पेज पे लिखना शुरू किया, तो उसके जो संपादक थे उन्होंने मुझसे एक बार मैंने एक आर्टिकल भेजा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि शशांक जी ऐसा करिए कि इस लेख को आप किसी 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़वाइए। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा आप उसको पढ़वाइए, इसको अगर उसको समझ में आ जाए तो आप भेजिए और इस बात का मानक बना लीजिए आप। खैर वो मैंने लेख भेजा, वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए, सैकड़ों प्रकाशित हुए। फिर उनसे बातचीत करता रहा, समझ में आया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 10वीं क्लास का उल्लेख इसलिए किया कि 10वीं क्लास का बच्चा ना तो ग्रेजुएट होता है, ना 8वीं, ना परिपक्व होता है, ना समझ होता है। जी। अगर उसको आपकी बात समझ में आ गई, सभी की तो समझ लीजिए सभी की समझ में आ गई। तो मेरे कहने का मतलब कि एक तो ये समस्या रही, अगर मैं अपने विज्ञान और तकनीक वाले क्षेत्र की लूं, कि लोगों ने क्लिष्ट मतलब हिंदी मतलब में लिखते थे, समझ में नहीं आता था। मैं आपको ताज्जुब की बात बताता हूं, सन 2001-2005 उस समय में बहुत कम विज्ञान लेखक थे जो हिंदी में लिखते थे। जी। आज भी बहुत कम है। मतलब आप ऐसे समझिए कि विज्ञान और तकनीक पर हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने वाले लोग गिने चुने हैं इस देश में। जी जी। जबकि समय बदला। हाँ, आपने एक और सवाल किया, भविष्य क्या है? जी। मैं भविष्य तो बहुत बेहतर मानता हूं, हिंदी का भविष्य। हाँ, क्यों बेहतर मानता हूं, इसके पीछे कारण है। एक तो टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट हो गई, दूसरा कंटेंट प्रोमिनेंट हो गया। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम जैसे कि आप हिंदी मीडियम से, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास कंटेंट है, तो यू आर द किंग। कंटेंट इज द किंग। कहने का मतलब ये कि भाषा एक माध्यम हो सकती है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई कि आप मतलब हिंदी है तो आप 2 दर्जे के समझे जाएंगे। ठीक है, बाजार ने या अभी भी कुछ अपर क्लास लोगों ने परसेप्शन बना रखा है। जी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश जो है 150 करोड़ का देश है,
इसमें अधिकतर आबादी 80 करोड़ मिडिल क्लास है। जी। 80 करोड़ 100 करोड़ मतलब 80 करोड़ तो कह सकते बहुत हैं। बड़ा वर्ग मिडिल क्लास मिडिल है। क्लास है। तो मिडिल क्लास व्यक्ति को जो उसकी भाषा है ज्यादातर, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा की भी बात मैं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो अपने उसमें ज्ञान में, कंटेंट में मजबूत है तो तकनीक इतनी सारी आ गई हैं कि वो हमेशा ही सफल रहेगा। वाह, बहुत अच्छा। भाषा कोई बैरियर अब नहीं बनेगी, ये मैं सबको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहले भी मुझे स्पष्ट था ये बात, और आज भी ये बात स्पष्ट है कि आपकी सफलता में भाषा कतई बैरियर नहीं बनेगी। अगर आपने खुद को मजबूत किया, आप खुद को इनोवेट किया और अपनी स्किल पे काम किया। बहुत अच्छे शशांक जी, यहाँ एक हमारा जो एक प्रश्न था, हिंदुस्तान की हिंदी का दिवस मनाया जाता है। आज हमें 77-78 वर्ष आज़ादी को हो गए हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी को हो गए हैं। इस दिवस के मनाने की या इसको ना मनाने की बात को हमें सरकार से अपील करनी चाहिए, या तमाम 150 करोड़ लोगों से करना चाहिए कि ये दिवस मनाना चाहिए, या इसकी आवश्यकता है या नहीं? देखिए, मैं तो आपने आप एक शिक्षाविद हैं, देखिए आपने एक ऐसा सवाल किया जिसमें दो चीजें जुड़ी रही हैं। एक तो हिंदी दिवस के दिन जी 14 सितंबर 2014 को मुझे देश के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर का अवार्ड देश की लीडिंग मीडिया संस्था एबीपी न्यूज ने दिया जी दिल्ली में। वो मेरे विज्ञान संचार के लिए था, मेरी वेबसाइट के लिए था। तो हिंदी दिवस के दिन वो हुआ। वाह। पहली बात, उस दिन बहुत सारे साहित्यकार और बहुत लोग आए हुए थे, तो हिंदी दिवस से मेरा एक जुड़ाव रहा। एक कहते हैं कि किसी दिन, खास दिन आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिले तो आप भूल नहीं पाते हैं। जी। आज से 10 वर्ष पहले की बात है। लेकिन एक चीज मेरा ये कहना, मतलब मेरा एक शुरू से ये मानना रहा है कि मैं महिला दिवस और हिंदी दिवस ये दोनों दिवस मनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। इससे कमजोरी सी फील होती है मुझे ऐसा लगता है कि यार हम कहीं कमतर आंक रहे हैं, इसलिए हम ये मना रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं। जी। ये असहमत नहीं हो सकते, मतलब मेरा विचार है ये, क्योंकि आज जो है महिलाएं पुरुषों के साथ साथ एरोप्लेन भी चला रही हैं। मेरा एक बहुत शुरू से मानना रहा है। देखिए, मैं जीवन के शुरुआती दौर से ही बहुत लिबरल विचारधारा का व्यक्ति रहा। जी। मेरा शुरुआत से ही ये मानना रहा है कि जब आप मजबूत हैं तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई कमजोर है उसको बार बार ये जताएं कि आप कमजोर हैं, तो अब होता क्या है जी देश में कि रस्म अदायगी होती है। जी क्या संगोष्ठी हो गई, 4 भाषण हो गए, 4 लेख लिख दिए गए हिंदी दिवस में। क्या हिंदी इससे मजबूत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, मुझे पिछले दिनों एक बड़े मीडिया हाउस के एक संपादक जी ने कहा कि शशांक जी, आपके घर में कितने न्यूज़पेपर आते हैं? मैंने कहा 3 न्यूज़पेपर आते हैं सर, 2 हिंदी के और 1 इंग्लिश का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कौन पढ़ता है घर में? मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूं और मेरी पत्नी पढ़ती हैं, श्रीमती जी पढ़ती हैं, और कोई नहीं पढ़ता, मतलब मोर और लेस ज्यादा। जी। एक सवाल उन्होंने किया, उन्होंने अपना अनुभव भी मुझे साझा किया कि एक बार मैं 15 दिन के लिए कहीं गया था, कानपुर गया था। मैं जब वापस आया तो जो बंडल बने हुए होते, मतलब जो कंडीशन वो उसी तरह बंडल बने हुए पड़े थे जी। मेरे घर में किसी ने उन अखबारों को खोल के पढ़ा नहीं। ये क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसने लिखना और पढ़ना बहुत कम कर दिया है। मेरी इस बात को कोई अन्यथा न ले, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान, देखिए आज भी पुस्तकें और अखबार, बिल्कुल मैं आज भी ये मानता हूं कि प्रसार का और भाषा का बड़ा साधन है। मेरा ये मानना है कि हम उससे, देखिए मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं। मैं मेरी एजुकेशन ही जो बीटेक रही, एमटेक रही, पीएचडी रही, मैंने टेक्नोलॉजी में ही मेरी पूरी एजुकेशन रही। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं इस बात को। मेरा इस बात का कहना है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने ऑफिस में अपनी भाषा को समाहित करें। आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आज हालत यह है
कि लोग एक हिंदी में एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं जी। बच्चों को 46 और 48 नहीं समझ में आता, 89 बोलते शब्द हैं नहीं कि बोल भाई पाते। 46 बोलो, इसका 46 का क्या 86 क्या होता है, 86 बोलना पड़ता है। जी। ऐसी तो स्थिति नहीं आनी चाहिए ना जी भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, एक और बात मैं बता दूं, आपको सबको पता होगा, बहुत सारे साहित्यकार इंग्लिश के लेक्चरर रहे, इंग्लिश के प्रख्यात वो रहे। आप हरिवंश राय बच्चन जी को देख लीजिए, जी जी, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इंग्लिश के। बिल्कुल। राम मनोहर लोहिया जी इंग्लिश के वो थे। बहुत लोग ऐसे हैं, हजारों मिल जाएंगे, जो इंग्लिश के मूर्धन्य विद्वान थे, पर उन्होंने हिंदी में काम किया, बावजूद उसके हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाषा में हम सोचते हैं, मेरे कहने उस भाषा में हमें काम करना चाहिए। और एक बात आप बताइए, चाइना में चाइनीज बोलते हैं भाई, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। हमने ये जो एक मानस बना लिया, और ये मानस बाजार का भी है, ऐसा नहीं है, इसमें सारा दोष हमारा ही नहीं है। ये एक दशकों तक की एक कंडीशनिंग, मुझे मतलब देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द उपयोग कर रहा हूं, जिससे कि दर्शकों को अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आए। एक कंडीशनिंग क्रिएट हो गई कि नहीं जी ऐसा होगा इंग्लिश में, और वैसे बाजार में कहीं बहुत जगहों पे ऐसा दिखता भी है, एक भेदभाव होता दिखता है। पर मेरा ये मानना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को हम दूर कर सकते हैं। इस भेदभाव को दूर करने के लिए हम काम करें, तभी हम हिंदी को सशक्त कर पाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इस तरह से आजकल जर्नल आम बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है, तमाम गोष्ठियों में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी में बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। ऐसी मानसिकता अंग्रेजी जानकारों ने बना रखी है, और जो हिंदी में बात करते हैं उन्हें दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। यही कह सकते हैं कि हिंदी अंग्रेजी जानकार और हिंदी जानकारों के दो थड़े बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। देखिए, ये जो आपने एक सवाल किया ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसका एक काउंटर बात कहना चाहता हूं कि क्या लंदन में रहने वाला आदमी अगर वो हिंदी में बोले, मतलब अगर वो ब्रिटिश नागरिक है और हिंदी में बात करे, तो क्या उसको श्रेष्ठ मान लेंगे ब्रिटिश लोग? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे देश में देखिए, एक असल समस्या क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषा है भाई। चाहे संस्कृत एक भाषा है, पाली, अरबी, कोई भी भाषा, ये भाषा है, बिल्कुल, कन्नड़ भाषा है, कोई भी भाषा है, ये भाषा को भाषा ही रहने दिया जाए। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक माध्यम है आपके विचारों को प्रकट करने का। बस आपको मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं कि जब मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, जब मैं इंजीनियरिंग में आया, तो सारी एजुकेशन इंग्लिश में थी। मुझे बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको ट्रांसलेट करके या जैसे भी करके मैंने उसको करा, मैंने इसमें पढ़ाई करी और मैंने बेहतर स्थिति में मतलब मैंने एजुकेशन ली। लेकिन मेरे मन में कभी कोई हीन भावना नहीं आई। मेरे मन में आज मैं और मजबूत होता चला गया। मेरा ये कहना है कि ये जो भावना है, ये आपके बैक ऑफ माइंड में आता है। आपका जो मन स्थिति है, ये वो तय करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे तो इसका मतलब आप बहुत विद्वान हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा ये मानना है, अभी कोई सर्वे भी हुआ है कि जो हिंदी मीडियम के या यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के। जी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जरूरी पैमाना नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत विद्वान ही हो उस सब्जेक्ट का। बहुत अच्छी बात कही कि ये जरूरी नहीं है, कि ये जरूरी पैमाना नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चा ही श्रेष्ठ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ऐसी कंडीशनिंग हमें अपने बच्चों को भी नहीं सिखानी चाहिए। देखिए, एक बात और है कि आप अपने घर में रहते हैं, आपका बच्चा जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहे, जो करना चाहे, मान लीजिए वो पत्रकार बनना चाहता है, वो पेंटर बनना चाहता है, या जो कुछ भी मतलब उसकी जो इच्छा है, रुचि हो, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी अंग्रेजी भाषा में रुचि है तो उसको अंग्रेजी भाषा पढ़ने दिया जाए, उसको प्रमोट करने दिया जाए। मेरे कहने का मतलब दोनों भाषाओं में आपका ज्ञान होना जरूरी है, दोनों भाषाएं आना जरूरी है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये कमतर है, वो बेहतर है, देखिए मैं नहीं मानता, भले ही बाजार मानता हो या लोग मानते हो। नहीं, क्या बाजार को भी मानना चाहिए ऐसा?
देखिए, बाजार को तो नहीं मानना चाहिए जी जी। और बाजार को ये पता भी है। आप ध्यान दीजिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सब इनका विज्ञापन देखिए आप कभी। जी जी जी। आप इनका यूट्यूब में विज्ञापन देखिए, जी। फेसबुक पे देखिए, जी। टीवी पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, सब हिंदी में देने लग गए। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। देने लग गए? आप एक चीज देखिए, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें महानायक सदी के अमिताभ बच्चन, वो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, शुद्ध हिंदी में बात और करते हैं। शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भारतवर्ष में सही मायनों में अगर कोई हिंदी का प्रसारक है या ब्रांड एम्बेसडर है तो अमिताभ बच्चन जी हैं। वाह वाह वाह। और ये मेरा स्पष्ट मानना है। और आप ये भी देख लीजिए, एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं जी। इसी मातृभाषा ने, इसी हिंदी की वजह से वो 99 करोड़ के कर्ज में थे जी। और आज हजारों करोड़ के मालिक बन गए। ये इसी भाषा की देन है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का शो जब उन्होंने होस्ट किया, जी जी जी, और उसके बाद से वो उन्होंने रिकवर किया अपनी समस्या को। एक समय ऐसा था जब वो बहुत बहुत ज्यादा आर्थिक विषमताओं में घिर गए थे, बट उससे बाहर निकले। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया। उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, उन्होंने इंटरव्यू में 2 बातें कही थी कि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन करना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं जी। जब मैं अपने जीवन के सबसे खराब दौर में था तो मैंने अपने आप से ही सवाल किया कि मुझे क्या आता है। तो उन्होंने ये बात बोला कि मुझे सिर्फ एक्टिंग आती है और मुझे बोलना आता है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं इन्हीं दोनों पे काम करूंगा, और उन्होंने अपनी मातृभाषा पे ही काम किया, गर्व से काम किया, और आज कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, आप पहले अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने कंटेंट पे, अपनी चीजों पे, अपने बहुत ज्ञान पे काम करिए। आपके अंदर विशेषता क्या है? हाँ, आप विशेषता क्या है, आपकी रुचि क्या है, जी, आप उस पे काम करिए। आप निश्चित सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती, ये निश्चित है। ऊपर वाला भी कहते हैं, कायनात भी साथ देती है। फिर निश्चित है, कायनात आपकी साथ देती है जब आप कोई दिल से कोई चीज चाहते हैं। जी 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 जी। परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि नहीं ये मतलब एक हम हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है। शशांक जी, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और हमारे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और लाइक कमेंट्स भी कर रहे हैं, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्यकार हैं, तो आपकी एक श्रेष्ठ रचना, हालांकि हर साहित्यकार की, हर लेखक की सारी रचनाएं श्रेष्ठ होती हैं, एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं, उन्हें बताएं, और उनका जो माइंड है, जो उनका दिमागी हालत है, उसको फ्रेश करें, उनको मनोरंजित करें। देखिए, मैं कोई बड़ा साहित्यकार तो नहीं मानता अपने आप को जी, लेकिन मुझे साहित्य में रुचि है, मुझे कविताओं में भी रुचि है। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं स्टेज परफॉर्मेंस, एंकरिंग, ये सब करता रहा हूँ जी। तो अब आपने कहा तो मैं 2 पंक्तियां हैं जो मैं आपको, स्वागत है दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। पहले तो दिल जलाया गया, पहले तो दिल जलाया गया, वाह, और फिर मुस्कुराया गया। प्यार के एक पल के लिए, प्यार के एक पल के लिए उम्र भर आजमाया गया, उम्र भर आजमाया गया। बढ़िया बढ़िया। हो गया मैं वहां अजनबी, हो गया मैं वहां अजनबी, मैं जहां रोज आया गया, मैं जहां रोज आया गया। और आज की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा होता है वो 2 पंक्तियां, मुझको पहले सजा दी गई, मुझको पहले सजा दी गई, फिर अदालत में लाया गया, फिर अदालत में लाया गया। और जिंदगी के अंत में क्या होता है, मौत से आंख क्या मिल गई, मौत से आंख क्या मिल गई, सारा अपना पराया गया, सारा अपना पराया गया। बहुत बढ़िया। पहले तो दिल जला
मुस्कुराया गया, क्या बात है, क्या और बात है। फिर मुस्कुराया गया। वाह 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 शशांक जी, आपने तो हमारे दर्शकों का मूड ही चेंज कर दिया, आपने एकदम से आपने चेंज तो कर दिया। पॉडकास्ट में भी हमारा भी मन पूरा परिवर्तित कर दिया। क्या बात है, कि क्या बात कहाँ गंभीर, इतने गंभीर विषय पे बात करते हुए आपने जी, जी। मुझे भी थोड़ा हल्का किया। क्या बात है, और क्या दर्शकों को भी उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।